वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखंड है, जिसमें हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों का अध्ययन करेंगे। दोनों को मिलाकर ही वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इसमें सभी परीक्षाओं में लगभग इससे प्रश्न बनते हैं। ये हमेशा कष्टकारी प्रश्न होते हैं, क्योंकि प्रश्नों को यहाँ पर घुमा के पूछा जाता है। वैदिक काल हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। हमारे अंदर जिज्ञासा रहती है कि हमारे वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आर्यावर्त, इनकी रचना कैसे हुई या इनमें किन बातों को लिखा गया है। ये हमारे धार्मिक जिज्ञासाओं की भी पूर्ति करेगा। इसके साथ साथ जो हमारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उनके दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वैदिक काल में वेद, ब्राह्मण, आर्यावर्त, उपनिषद में क्या क्या लिखा गया है। ये लगभग परीक्षाओं में आ चुके हैं। इसीलिए वैदिक काल को कई भागों में बांट कर बनाया जा रहा है कि जिससे आपके कोई भी प्रश्न गलत न हो। चलिए वैदिक काल के भाग 1 की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने बताया, वैदिक काल 2 कालखंडों को मिलाकर बना है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसकी अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व की है। वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व की है। वैदिक काल के अध्ययन से पहले हम हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कालखंड 2500 से लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व का माना गया है, जबकि वैदिक सभ्यता का कालखंड 1500 से 600 ईसा पूर्व का माना गया है। यही 1500 ईसा पूर्व जो हड़प्पा सभ्यता के समाप्ति का कालखंड है, वही 1500 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता के प्रारंभ का कालखंड है। इसी के आधार पर व्हीलर महोदय ने आर्यों को हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी माना कि आर्य आक्रमणकारियों ने ही हड़प्पा सभ्यता का पतन किया। दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। ये अपने नगरीकरण और जल निकासी के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। वैसी नगरीय व्यवस्था आज भी हमको अपने यहाँ देखने को नहीं मिलती है। नगरीय और जल निकासी की व्यवस्था वैसे ही आज भी हमारे देखने को नहीं मिलती है। दूसरी तरफ वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता व्यापारी एवं कांस्ययुगीन सभ्यता है। जहाँ भी नगर रहेंगे वहाँ पर व्यापार ज़्यादा होगा। हड़प्पा अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इसके हड़प्पा के व्यापारी सुमेरिया, मिस्र, फारस की खाड़ी, अफगानिस्तान, ईरान इत्यादि और अन्य देशों के साथ व्यापार करते थे। जबकि वैदिक सभ्यता प्रारंभ में पशुपालन को महत्व देती थी और बाद में कृषि को। वैदिक सभ्यता में गायों के लिए युद्ध होते थे, इसलिए गाय को अघन्या कहा जाता था। इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र था। जबकि वैदिक सभ्यता का विस्तार क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में गंडक नदी, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक था। हड़प्पा निवासी शांतिप्रिय थे, जबकि वैदिक सभ्यता के निवासी युद्धप्रिय थे। जब कोई भी सभ्यता शांतिप्रिय रहेगी तो उसका विकास तेजी से होगा, उसके सभी अंगों का विकास होगा। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता ने अपने नगरीकरण, अपने व्यापारी उद्देश्यों की पूर्ति की और विश्व में एक अद्वितीय सभ्यता के रूप में उभरी। इसके ठीक विपरीत वैदिक सभ्यता के निवासी युद्धप्रिय थे। ये युद्धों में विजय करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को अश्व का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहा और घोड़े का ज्ञान हड़प्पा निवासियों को नहीं था।
इसके ठीक विपरीत वैदिक सभ्यता के निवासियों को लोहे और घोड़े दोनों का ज्ञान था। लोहे के इन्होंने अस्त्र शस्त्र बनाए और घोड़े का उपयोग गति के लिए किया, जिनके कारण ये सभी युद्धों में विजय प्राप्त कर रहे थे। तो लोहा और घोड़ा ये वैदिक सभ्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जिनके कारण वैदिक सभ्यता के निवासी जो युद्ध करते थे, जो अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे, उसमें सफलता प्राप्त कर रहे थे। हड़प्पा सभ्यता के पास एक अपनी लिपि थी, जिसको भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। इसमें किसी भी भाव को व्यक्त करने के लिए चित्रों का उपयोग किया जाता था, जबकि वैदिक सभ्यता में कोई लिपि नहीं थी। वैदिक सभ्यता में उसको लोग कंठस्थ करते थे, कंठस्थ करके एक दूसरे को सुनाते थे और उनको कंठस्थ कराते थे, जिससे ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये चला आया। इसीलिए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनका संकलन बाद में किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता एक मातृ प्रधान सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक पितृ प्रधान सभ्यता थी। आज भी हम देखते हैं कि समाज में पिता का निर्णय अहम होता है, लगभग जगहों पर पिता ही निर्णय देता है। तो वैदिक सभ्यता की ये प्रचलन जो है आज भी हम समाज में देखते हैं कि आज भी हमारा समाज जो है पितृ प्रधान समाज है। किसी भी सभ्यता या किसी भी कालखंड को पढ़ने के लिए कुछ भागों में बांटते हैं। तो वैदिक काल को पढ़ने के लिए, सुगमता से अध्ययन के लिए 4 भागों में बांटते हैं। कालखंड मतलब ये सभ्यता कब से कब तक थी। उत्पत्तिकर्ता, इसके उत्पत्तिकर्ता कहाँ के थे, कौन थे, मूल निवासी कौन था। स्रोत में 2 स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। विशेषताएं, इसका भौगोलिक विस्तार, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, इन सबको हम पढ़ेंगे। वैदिक शब्द, इसका निर्माण कैसे हुआ। ये संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। ये परीक्षा में कई बार आ चुका है। कालखंड की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता का कालखंड 1500 से 600 ईसा पूर्व का है। तो वैदिक सभ्यता में को 2 भागों में बांटते हैं, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जानने का एकमात्र साधन ऋग वेद है। इसकी अवधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व की है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व है। हम 600 ईसा पूर्व तक ही क्यों वैदिक काल की अवधि मानते हैं, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है कि 600 ईसा पूर्व का काल परिवर्तन का काल कहा जाता है। लोहे के प्रयोग से 600 ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण होता है। ये गंगा घाटी के मैदानों में होता है। लोहे के प्रयोग से जो अधिशेष उत्पादन होता है, उसको बेचने के लिए नगरों की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे छोटे गांव बड़े गांव बनते हैं, बड़े गांव नगरों में परिवर्तित होते हैं। तो यहीं से नगरीकरण की शुरुआत होती है। यह 600 ईसा पूर्व में है। दूसरा है 16 महाजनपदों का उदय। जन मिल के जनपद बनता है। उस समय 16 ऐसे महाजनपद थे जो सभी जनपदों से बड़े थे। उनमें मगध, और अभी हम उसके नाम लिखाएंगे कि कौन कौन 16 महाजनपद हैं। बाद में मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनता है। धार्मिक आंदोलन, 600 ईसा पूर्व का काल धार्मिक आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। अब उत्पत्तिकर्ता के बारे में देखते हैं। उत्पत्तिकर्ता के रूप में आर्यों को स्वीकार किया गया है। उत्पत्तिकर्ता के 2 हैं, इनमें कौन है, आर्य हैं। इनके ये निवासी कहाँ के थे, ये भी प्रश्न बनता है। तो देखते हैं आर्य उत्पत्तिकर्ता के रूप में जब आर्य को स्वीकार किया गया है तो क्यों स्वीकार किया गया है। आर्यों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने, आर्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। आर्य शब्द का अर्थ क्या है, आर्य ये जाति सूचक है या भाषा सूचक शब्द है। आर्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1853 में मैक्स मूलर, जो जर्मनी के विद्वान हैं, इन्होंने किया। ये प्रश्न कई बार है कि आर्य शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया। तो 1853 में मैक्स मूलर ने किया। क्यों किया, क्योंकि ऋग्वेद में 33 बार आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है। अब प्रश्न आता है कि आर्य ये जाति सूचक शब्द है या भाषा सूचक। तो आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, ये एक भाषा सूचक शब्द है।
जब कोई भाषा सूचक होता है तो इसका कोई अर्थ जरूर होगा। तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, सज्जन, साधु, महान इत्यादि। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है। आर्य जाति सूचक शब्द है या भाषा सूचक शब्द। तो आप जान लीजिएगा आज से कि आर्य जो है ये भाषा सूचक शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। जब इस भाषा सूचक शब्द है तो इसका अर्थ कोई न कोई जरूर है। तो इसका अर्थ जो है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, सज्जन, साधु, महान इत्यादि है। ये प्रश्न आ चुका है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है। अब निवासी की बात आती है तो आर्य कहाँ के निवासी थे। इसमें दो विचारधारा है। एक विचारधारा है आर्य भारत के निवासी थे, दूसरी विचारधारा है आर्य भारत के बाहर के निवासी थे। तो पहली विचारधारा देखते हैं कि आर्य भारत के निवासी थे। इसमें 4 विद्वान हैं, उनके मत हैं, उनको आप ध्यान दीजिएगा। ये महत्वपूर्ण मत हैं। पहला है कश्मीर या हिमालय। तो एल.डी. कल्लर महोदय कहते हैं कि आर्य कश्मीर या हिमालय के निवासी थे। देखिए इन जो मतों को याद करने का कोई न कोई तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे कश्मीर का से कल्लर, तो आप इसको तादाद में बैठा लीजिएगा अपने मन से कि कश्मीर कल्लर। दूसरा है सप्त सिंधु प्रदेश। इसमें अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि आर्य जो है सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे। सप्त सिंधु प्रदेश 7 नदियों का प्रदेश है। इसको देवकृत योनि कहा गया है। सप्त सिंधु प्रदेश को देवकृत योनि कहा गया है। देवासुर संग्राम भी सप्त सिंधु प्रदेश में ही होता है। तो अविनाश चंद्र डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि सप्त सिंधु प्रदेश ही आर्यों का मूल स्थान था। इसमें थोड़ा सा बैठा लीजिएगा, स से संपूर्णानंद, स से सप्त सिंधु प्रदेश। तीसरा है ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश गंगानाथ झा कहते हैं कि ब्रह्मर्षि देश ही आर्यों का मूल स्थान था। चौथा मत है मध्य देश। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का जो क्षेत्र था इसको मध्य देश कहते थे। राजबली पांडे जी कहते हैं, डॉक्टर राजबली पांडे जी कहते हैं कि मध्य देश ही आर्यों का मूल स्थान था। ये 4 मत हैं जो बहुत महत्वपूर्ण मत हैं। इनको आप जरूर याद करिएगा कि ये चारों मत कहते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। अब एक विचारधारा है कि आर्य भारत के बाहर के मूल निवासी थे। उसमें तिब्बत, दयानंद सरस्वती भारत के बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े धार्मिक। जब आप सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण पढ़ेंगे तो इनका नाम आता है। ये कहते और पाजिटर महोदय जिन्होंने पुराणों के अध्ययन, पुराण के महत्व को बताया था। ये दोनों महोदय कहते हैं कि दयानंद सरस्वती और पाजिटर महोदय कहते हैं कि तिब्बत ही आर्यों का मूल स्थान था। दयानंद सरस्वती के कारण ये सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। पामीर का पठार, ओल्डेनबर्ग, कील, एडवर्ड मेयर, ये तीनों महोदय कहते हैं कि तिब्बत से जस्ट बगल सटा हुआ जो पामीर का पठार है ये आर्यों का मूल स्थान था। इसमें एडवर्ड मेयर को कई बार पूछा गया है कि पामीर का पठार या सुमेलित करने को कहा गया है। तो एडवर्ड मेयर, कील, ओल्डेनबर्ग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन तीनों विद्वानों ने पामीर के पठार को ही आर्यों का मूल स्थान बताया है। अफगानिस्तान के देवकिया प्रदेश को डी.एस. त्रिवेदी ने कहा कि अफगानिस्तान का देवकिया प्रदेश ही आर्यों का मूल स्थान था। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है बैक्ट्रियम मध्य एशिया। मैक्स मूलर जो जर्मन विद्वान है कहते हैं कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था, जिसको बैक्ट्रिया कहा जाता है। इन्होंने, और यही सर्वमान्य मत है आज तक यही सर्वमान्य मत है कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। इनके मत के समर्थन में आगे जब हम अभिलेख पढ़ेंगे उसमें कस्सी अभिलेख है, वहाँ पर उल्लेख है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई, उत्तर की तरफ भारत आई। दक्षिणी रूस, नेहरिंग महोदय कहते हैं कि दक्षिणी रूस ही आर्यों का एक मुख्य आर्यों का निवास स्थान था। पेंका और हर्ट, हिटलर अपने को आर्य कहता है और कहता है कि हम आर्य को जात सूचक शब्द से जोड़ता है, अपने को श्रेष्ठ बताता है। उसी शारीरिक बनावट के आधार पर पेंका और हर्ट महोदय कहते हैं
कि आर्यों का मूल स्थान जर्मनी था, क्योंकि जर्मनी का जो निवासी है हिटलर भी आर्य था। हंगरी डेन्यूब नदी घाटी, हंगरी के डेन्यूब नदी है, उसकी घाटी में पिगाइस महोदय कहते हैं कि आर्यों का मूल स्थान हंगरी में डेन्यूब नदी घाटी थी। उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव था। इन सिद्धांतों को आप ध्यान से पढ़िएगा, इनको याद करिएगा, इनको किसी न किसी तरीके से आप सेट करिए, इसको बैठाइएगा, क्योंकि ये सुमेलित करने को आते हैं या इनका किसी न किसी का स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो आर्यों के बारे में सर्वमान्य मत मैक्स मूलर का है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। अब तक हमने कालखंड और उत्पत्ति दोनों को पढ़ा। अब हम स्रोत की बात करेंगे। स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। वैदिक सभ्यता के दो स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। इसीलिए साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम अभिलेख और मृदभांड पढ़ेंगे। अभिलेख में दो अभिलेख महत्वपूर्ण हैं। एक है एशिया माइनर या बोगज गोई का अभिलेख। ये कब का? ये 1400 ईसा पूर्व का है। इसका अर्थ है ये वैदिक काल सभ्यता का अभिलेख है, क्योंकि वैदिक काल की सभ्यता जो 1500 से 600 ईसा पूर्व की है। इससे प्रश्न बनता है कि एशिया माइनर या बोगज गोई का अभिलेख कहाँ पाया गया है? तो तुर्की में पाया गया है। ये कब का है, क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पर दो कबीला है, हित्तिक कबीला और मितन्नी कबीला। हित्तिक कबीला कहा जाता है सुबिलिम्बा और मितन्नी कबीला कहलाता है मतिउजा। ये दोनों आपस में संघर्ष करते रहते हैं। अंत में दोनों के मन विचार आता है कि चलो संधि कर लेते हैं। तो संधि करने के लिए ये आपस में बैठते हैं और ये कहते हैं कि चलो भाई, चार देवताओं की कसम खाते हैं जो तुम्हारे भी पूज्य हैं, हमारे भी पूज्य हैं। इन्हीं चारों देवताओं की कसम खाकर हम संधि करते हैं। ये चारों देवता जो थे जिनकी कसम खाते हैं, ये आर्य देवता थे। कौन से देवता थे? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनता है कि बोगस गोई अभिलेख में किन देवताओं का उल्लेख है। इसमें जान लीजिए कि अग्नि जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण देवता रहते हैं इंद्र के बाद, उनका उल्लेख इसमें नहीं है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इन्हीं चार देवताओं का उल्लेख है। ये चारों देवताओं की कसम खाकर संधि करते हैं। तो जब बोगस गोई में ये उल्लेख मिलता है चारों देवताओं का, जिससे पता चलता है कि ये जो है एशिया या मध्य एशिया में आर्य निवास करते थे। दूसरा अभिलेख है कस्सी का अभिलेख, जो ईरान मिला। ये भी प्रश्न आता है कस्सी का अभिलेख कहाँ से मिला, ईरान में, कब का है? 1600 ईसा पूर्व का है। ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत की तरफ गई। इसमें लिखा है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत की तरफ गई। इसी के आधार पर मैक्स मूलर के मध्य एशिया के सिद्धांत को स्वीकारा गया है, इन दोनों अभिलेखों के आधार पर। पुरातात्विक स्रोत में अभी हमने अभिलेख पढ़ा। फिर हम देखते हैं मृदभांड। दो मृदभांड पाए जाते हैं। ऋग्वैदिक काल में अलग हैं, उत्तर वैदिक काल में अलग हैं। ऋग्वैदिक काल में गेरुवर्णी मृदभांड, जिसको ओसीपी कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड, जिसको पीजीडब्ल्यू कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। हड़प्पा काल में लाल और काले रंग का मृदभांड, ताम्रपाषाण काल में गेरुवर्णी मृदभांड, जिसको ऋग्वैदिक काल में भी पाया जाता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन होता है। चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल में पाया जाता है। कहीं कहीं प्रश्न आता है कि वैदिक काल में तो चित्रित धूसर मृदभांड कहा देता है, तो आप उसको भी सही मानिएगा। तो इस तरह से पहला भाग समाप्त होता है। अब कल हम इसमें साहित्यिक स्रोत सबसे बड़ा है। इसमें चारों वेद हैं, ब्राह्मण हैं,
उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, इनका वर्णन किया गया है। तो कल हम साहित्यिक स्रोत को शुरू करेंगे। धन्यवाद।